नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रहे शह और मात के खेल का, दोनों के बीच चल रही आंख मिचौनी का। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में विधायिका कार्यपालिका के बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है न्यायपालिका। और न्यायपालिका संवैधानिक रूप से इतनी सशक्त बनाई गई है कि सरकार, जो कि कार्यपालिका का प्रतिरूप होती है, न्यायपालिका के तमाम फैसलों से विचलित हो जाती है, घबरा जाती है और अपने कृत्य पर सोचने को विवश हो जाती है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा फैसला दिया, जिस फैसले के तहत सरकार को ये अंतिम रूप से चेतावनी दी गई कि उसके यहाँ जितने न्यायाधिकरण हैं, ट्रिब्यूनल हैं, उनके पदों को वो अविलंब भरने का काम करे। दोस्तों, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले भारत सरकार के ही एक महत्वपूर्ण अंग पुलिस और एक दूसरी महत्वपूर्ण जांच एजेंसी सीबीआई पर भी अपनी टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह सीबीआई केवल अपने सरकार के आकाओं के निर्देश पर किसके खिलाफ जांच करनी है, किसके खिलाफ बदले की भावना से काम करनी है और किस मुद्दे पर सुस्त गति से चलना है, वह तय करती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस बाबत सख्त निर्देश दिए कि वो अपने तय जितने भी जांच के कार्य कर रही है उसकी पूरी रिपोर्ट दे कि उस रिपोर्ट में कितना समय लगना चाहिए था और कितना समय वो लगा चुकी है, किन मुद्दों को उसने ठंडे बक्से में डाला हुआ है और किन मुद्दों को उसने ज्यादा प्राथमिकता दी हुई है। कहीं ना कहीं सीबीआई के इस मनस्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही करारा प्रहार किया। सबको मालूम है कि सीबीआई सरकार के एक तोते के रूप में काम करती है, पिंजड़े के बंद उस तोते के रूप में। जो सरकार उसको कहती है उस काम को करने के लिए वो बाध्य होती है या उसी काम को वो दोहराती है। क्योंकि यही सीबीआई कभी विगत के यूपीए की सरकारों में सरकार के निर्देश पर बोफोर्स के मुख्य अभियुक्त क्वात्रिची के फ्रीज किए हुए अकाउंट को अनफ्रीज करती है। यही सीबीआई वर्तमान सरकार में भी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत नए नए मुद्दे को खोज करके ले आती है और उस पर सर्च और सीजर का जो है ऑपरेशन चलाती है। वही सीबीआई वर्तमान सरकार के ही निर्देश पर देश के राजनीतिक पटल पर सबसे ज्यादा चर्चित हुए 2G घोटाले को लेकर कोई भी एक तरह से सुगबुगाहट नहीं दिखाती। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के पर सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट के मातहत उस विशेष कोर्ट के उस फैसले पर कि सीबीआई 2G के अभियुक्तों के लिए पूरे पर्याप्त रूप से सबूत नहीं जमा कर पाई। वह 2G का घोटाला जिसे पूरी दुनिया ने, पूरे भारत के मीडिया ने बरसों तक मंथन किया, फॉलो अप स्टोरी की और सारे उसके प्रकरण जो है एक एक करके लोगों के सामने स्पेल आउट किए गए। लेकिन जब उसका न्यायिक फैसला आया तो सारे अभियुक्तों को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया सबूतों के अभाव में। कई बार सीबीआई कई सारे मामलों पर न्यायालय के फैसले उसके उलट आने के बाद भी उसे दोबारा खंगालती रही है। लेकिन 2G जैसे महाघोटाले को लेकर के भी सीबीआई का दोबारा हरकत में नहीं आना घोर हैरत की बात थी। उस बीजेपी के निजाम के द्वारा, उस बीजेपी के सरकार के द्वारा जिसने 2G को लेकर के सत्तारूढ़, तब की सत्तारूढ़ यूपीए के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो तीसरा फैसला दिया वह पुलिस के एक तरह से उनके हदकत पर दिया कि पुलिस किस तरीके से सत्ताधारी दल की एक तरह से एजेंट के रूप में काम करती है और जब वही सत्ताधारी दल जब चला जाता है तो उसके सारे निर्देशों को जो है वो दफन कर देती है और फिर वो नए निजाम के मातहत चलती है। यानी कि सरकारों के दबाव में किसके खिलाफ अभियोग दायर करना है, किसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी है, पुलिस वो काम करती है। पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं कि किस तरह की क्राइम को टॉप प्रायोरिटी देनी है, किस क्राइम के तहत जनता ज्यादा आहत हुई है उसे हम प्राथमिकता दें। कहीं न कहीं पुलिस सुधारों का एजेंडा जो आजाद भारत में आज भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहा,
जो भी सरकारें आई वो अपनी सुविधा के मुताबिक, अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के मुताबिक, अपने पॉलिटिकल फायदे के मुताबिक अपने पुलिस रूपी टूल का उपयोग करती रही हैं। और वही राजनीतिक दल जब विपक्ष में होते हैं तो पुलिस के तमाम कुकृत्यों के खिलाफ, पुलिस के तमाम भ्रष्ट रवैयों के खिलाफ, पुलिस के तमाम दानवीय हरकतों के खिलाफ तमाम बयानात देते हैं। संसद और विधानमंडलों में और मीडिया में लगातार मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन वही पार्टी जब सरकार में आती है तो वह उनका पुलिस जो है दुलारू पूत बन जाता है। तो दोस्तों, न्यायपालिका ने सरकार के इन 3 क्षेत्रों को लेकर के जो ये फैसले दिए, कहीं ना कहीं मौजूदा मोदी सरकार हरकत में आई और आज तुरंत जो है NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल, जो कि तमाम कॉरपोरेट फ्रॉड्स को लेकर के एक न्यायिक संगठन है, उस ट्रिब्यूनल के मेंबर्स के, उस ट्रिब्यूनल के तमाम अधिकारियों की नियुक्ति का एक तरह से फरमान जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जब अल्टीमेटम दिया कि आपको तमाम ट्रिब्यूनलों को तुरंत जो है भरना होगा, तब यह मोदी सरकार हरकत में आई। दोस्तों, ये तो हुई न्यायपालिका की बात। अब सरकार की बात को लें कि किस तरीके से न्यायपालिका के खिलाफ वह इस ताक में रहती है कि जो संवैधानिक अधिकारों के तहत, जुडिशियल रिव्यू के तहत जो सुप्रीम कोर्ट या और भी सारे कोर्ट सरकार के खिलाफ, कार्यपालिका के खिलाफ जो उनके हरकतों को लेकर के फैसले देते हैं, तो सरकार भी न्यायालय के तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के अपने तरफ से कुछ न कुछ एक तरह से असहयोग का काम करती है। दोस्तों, हम बता दें कि देश में जो करीब 25 जो उच्च न्यायालय हैं और देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके सारे जजों की नियुक्ति का कार्य 1993 के बाद से प्रेजिडियम के द्वारा किया जाता है, कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है। और वह कॉलेजियम का जो प्रधान होता है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और उसमें 2 या 3 मेंबर और होते हैं। और ये कॉलेजियम देश के सभी हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जो 30 से ऊपर के न्यायाधीश हैं, वो उनकी नियुक्ति करती हैं। और इस नियुक्ति का जो पैमाना होता है, वो जो अनुशंसाएं हाई कोर्ट के जरिए आती हैं और जो क्यू में लगे हुए तमाम जो न्यायाधीश होते हैं, बहुत सारे सीनियर लॉयर होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जज के वो लॉ ऑफिसर्स होते हैं जो प्रमोट करके जजेज बनाए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर भी काफी मंथन किया जाना जरूरी है कि न्यायपालिका एक इतना महत्वपूर्ण अंग है और वह न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के तमाम भ्रष्टाचारों की ही तरह तमाम अलग तरह के भ्रष्टाचारों से वह न्यायपालिका भी लेवरेज है। और ऐसे में न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला जब कोई एक सुव्यवस्थित तरीके से नहीं होता हो, जब कहीं ना कहीं एक आर्बिट्रेरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कॉलेजियम अपने तमाम न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला ले लेती है और भारत सरकार का न्याय और विधि मंत्रालय केवल उसे MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीडियर का काम करता है, यानी कि नामों का चयन वो करेंगे और उनके रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट की सारी प्रक्रिया वो भारत के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा पूरी की जाएगी। दोस्तों, इस व्यवस्था के तहत भारत की न्यायिक व्यवस्था का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि देश में करीब 5000 जजों के पद हैं और उसके मुकाबले केवल 3000 के पद जो है वो भर्ती हैं। 5000 सैंक्शन पोस्ट के मुकाबले केवल 3000 जजेज काम कर रहे हैं और करीब 2000 के लगभग न्यायाधीशों की, जजेज की जो है वो नियुक्तियां खाली पड़ी हैं और उसकी वजह से तमाम फैसले लटके पड़े हैं। हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन तीनों को मिलाकर के देश में 3 करोड़ से ऊपर के ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं और ये मामले करीब 25 से 30 साल पुराने हैं। अगर केवल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहां पर कम से कम करीब 25 से 30 लाख मामले लंबित पड़े हैं। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो वहां कम से कम 1 से लेकर के 1.5 करोड़ के मामले लंबित पड़े हैं और करीब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, जिनके केसों के निपटाने की जो रफ्तार है वो कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले ज्यादा तेज होती है, वहां भी कम से कम 1.5 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं। तो ऐसे में जजों के पदों का खाली रहना और सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रहे सह और मात का ये खेल होना कहीं न कहीं देश की लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो रहा है।
कहीं ना कहीं हमारे गुड गवर्नेंस के तमाम एजेंडों में सही, उचित, त्वरित न्याय दिलाना भी एक बड़ा एजेंडा है। और इस वजह से वो तमाम अंडर ट्रायल केसेस जिसमें कि कोई फैसला नहीं हुआ और उसके दोषियों को सजा काटनी पड़ती है, बेवजह सजा काटनी पड़ती है, जो हमारे न्याय के अधिकार के बिल्कुल खिलाफ है, जो हमारे मानवाधिकार की नीति के खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस के नियुक्ति के अभाव में वो सारे मामले पेंडिंग रहते हैं। दोस्तों, हमने ये जो टॉपिक तय किया कि किस तरीके से न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी सरकार के बीच ये जो गतिरोध चल रहा है, शह और मात का खेल चल रहा है, कि न्यायपालिका वो मौके देखती है कि हम कब सरकार को लपेटे में लें, और चूंकि कार्यपालिका और सरकार में तमाम तरीके की निरंकुश गतिविधियां होती हैं, चूंकि कहीं ना कहीं सरकार का मतलब कार्यपालिका होता है। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि लोकतंत्र में शक्ति पृथक्कीकरण का सिद्धांत होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, 4 खंभे होते हैं, 3 टायर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका वही एक तरह से विधायी मंत्रालयों का भी नियंत्रण करती है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। कहने के लिए विधायिका की सर्वोच्चता है, लेकिन लोकसभा कब आहूत की जाएगी, कितनी लंबी की जाएगी, उसकी क्या कार्यवाही होगी, क्या कार्रवाई होगी, कौन से विषय रखे जाएंगे, कौन से विधेयक पास होंगे, कौन से सवालात पूछे जाएंगे, ये सारी कार्यपालिका तय करती है। कैबिनेट ये तय करती है कि कौन से विधेयक जो है संसद के पटल पर रखे जाएंगे, कौन सा कानून पास होगा। कहने के लिए विधायिका की सर्वोच्चता है। जब वहां पर पॉलिटिक्स होती है, एक दल दूसरे दल से भिड़ते हैं, सदन का बहिष्कार होता है, तो तुरंत चर्चाएं आम हो जाती है कि सदन का पैसा खर्च किया जा रहा है। ये बड़ा ही बेतुका और अटपटा लगता है कि सदन न चले तो उसके पैसे की कॉस्टिंग की जाती है, और देश के जो 3 करोड़ जो एम्प्लॉइज हैं उनकी क्या उत्पादकता है, उनकी क्या कार्य करने की क्या उनका वॉल्यूम है, इसको लेकर के हम कभी बातें नहीं करते। कहने के लिए विधायिका की सर्वोच्चता है, लेकिन मंत्रिपरिषद सारे जो है वो गेम तय करती है कि विधायिका को कैसे चलाना है। कहने के लिए तो मीडिया को स्वतंत्रता है, हालांकि मीडिया को तो संविधान ने कोई तवज्जो ही नहीं दी है, उसे अपना अंग ही नहीं माना है, लेकिन मीडिया के तमाम क्रियाकलापों और कार्यकलापों का भी नियंत्रण कहीं ना कहीं कार्यपालिका का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। और ऐसे में जो न्यायपालिका की बात आती है तो ठीक है कि कॉलेजियम की वजह से कार्यपालिका का न्यायपालिका पर दखल बिल्कुल ना के बराबर रह गया है। ये दखल ना के बराबर रहने से कोई हमारे सिस्टम को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का यह वर्चस्ववाद है, जो कहीं ना कहीं न्यायपालिका में और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध के लिए भी वह भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं जो NJAC जो लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे सर्वोच्च संसद ने एक मत से पारित कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देकर उसे कानून मानने से जो है इनकार कर दिया, खारिज कर दिया, और वो खुद अपने बताए कॉलेजियम से अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। दोस्तों, हम ये नहीं कहना चाहते कि केवल न्यायपालिका दोषी है। दोषी तो प्राथमिक तौर पे कार्यपालिकाएं होती हैं, सरकारें होती हैं, जो अपने तरीके से अपनी सुविधा के अनुकूल एजेंडे चलाया करती हैं, और न्यायपालिका से जब उन्हें फेस करना होता है तो उसमें वो खाना पूर्तिवाद का सहारा लेती हैं। लोकतंत्र की दृष्टि से ये कहीं से उचित नहीं है। न्यायपालिका जब उसके अपने ज्यादा से ज्यादा फैसलों को जल्दी से निपटाने की बात आती है, तो सरकारें न्यायपालिका के तमाम पदों को, जजेस के तमाम पदों को लेकर के कोई एक नेशनल पॉलिसी, एक नेशनल इनिशिएटिव, या न्यायपालिका और सरकार के बीच एक मीटिंग के जरिए, एक आम सहमति के जरिए यह तय हो कि देश में जितने भी जजेस के पोस्ट सैंक्शनड हैं उसे हर हाल में भरे रहने की गारंटी होगी, और हर हाल में टाइम बाउंड सारे डिसीजन दिए जाएंगे, सारे लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। क्योंकि फास्ट जुडिशियरी, क्वालिटी जुडिशियरी न केवल लोकतंत्र की बेहतरी और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि देश के गवर्नेंस, खास करके गुड गवर्नेंस, देश की इकोनॉमी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। यही सरकार जब अपने एजेंडे के तहत श्री राम जन्मभूमि के मामले का निपटारा करवाना चाहती थी, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसने एक खास रिक्वेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक तरह से अपनी कृतज्ञता जाहिर की, और उसको लेकर के एक विशेष कोर्ट का फास्ट ट्रैक आयोजन किया गया, और उस फैसले का एक तरह से
एक तरह से पटाक्षेप हो गया, यानी कि वो फैसला ले लिया गया और सारे मामले समाप्त हो गए। यही स्थिति हमने 3 तलाक के मामले में भी देखी। लेकिन दोस्तों, देश में जो ये 3 करोड़ मामले लंबित हैं, जिसमें 10 लाख से ज्यादा कैदी जो है वो अंडर ट्रायल है, बिना सजा के जो है कैद भुगत रहे हैं। और इसके अलावा जो 25 से 30 साल जो पुराने मामले हैं, अरबों खरबों का भ्रष्टाचार का मामला है, कई सारे मानवाधिकार के मामले हैं, क्या उस पर फैसला नहीं आना चाहिए? तो कहीं ना कहीं न्यायाधीशों के खाली पदों के भरने को लेकर के भारत सरकार की कार्यपालिका जिस तरीके से अपना ठंडा रुख दिखाती है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के जरिए अपने इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता, और ऐसे में जो ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सह और मात का खेल चल रहा है कि सरकार की निरंकुशता को भी वो पकड़ती है और न्यायपालिका के इस पहलू को लेकर के सरकारें भी उसका बेजा फायदा उठाती हैं। दोस्तों, इसका समाधान निकाला जाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, लोकतंत्र के अगर हम सचमुच भलाई की बात करते हैं तो भारतीय लोकतंत्र को तो अभी मीलों लंबा सफर तय करना बाकी है। हम इस पर फिजूल के इतराते हैं कि हमारा लोकतंत्र लगातार बढ़ रहा है, पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है और लगातार देश में चुनाव के जरिए शासन बदले जा रहे हैं। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि जहां एक तरफ लोकतंत्र में भारतीय समाज के तमाम पहचान कारक इस लोकतंत्र में जातिवाद को मिला करके सामंतवाद बना देते हैं, इस लोकतंत्र में धर्म को मिला करके एक तरह से धर्म राज्य थियोक्रेसी बना देते हैं, जाति बन जाती है एरिस्टोक्रेसी, लोकतंत्र के साथ मिलकर रिलीजन डेमोक्रेसी के साथ मिलकर के थियोक्रेसी बन जाती है, और हमारे समाज की राजनीति में जो डायनेस्टी है वो लोकतंत्र के साथ मिलकर के एक तरह से वो मोनार्की बन जाती है। तो यानी हम इस लोकतंत्र पर जो इतरा रहे हैं तो हमें अनेकानेक काम करने पड़ेंगे। आइडेंटिटी को बिल्कुल निर्मूल करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए तमाम तरह की आइडेंटिटी को डिस्क्वालीफाई करना होगा और सेपरेशन ऑफ पावर के फंडामेंटल प्रिंसिपल के तहत जुडिशियरी के तमाम पदों को हर हालत में भरने और तमाम मामलों को टाइम बाउंड निपटाने की गारंटी का भी प्रावधान करना होगा। और सरकार की वो तमाम निरंकुशता जिसका संज्ञान कोर्ट लेती है, क्या उस निरंकुशता का संज्ञान हमारी मीडिया नहीं ले सकती? क्या हम मीडिया को संवैधानिक अधिकार नहीं दे सकते? क्या हम केवल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहाने उस कॉरपोरेट को मीडिया पर काबिज होने की छूट देना चाहते हैं और उसमें तमाम मीडिया कर्मी जो काम कर रहे हैं उनको हम पिसते देखना चाहते हैं? तो हमें मीडिया को लेकर के भी एक बड़ा कॉल करना पड़ेगा, जिससे कि सही मायनों में इस लोकतंत्र में सेपरेशन ऑफ पावर का और चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल एक तरह से प्रिवेल करे, प्रोनाउंस हो। और इस मैटर को लेकर के, मीडिया के मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की अभी हाल में उस टिप्पणी का मैं हवाला देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया वो मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो प्रिंट मीडिया और कन्वेंशनल मीडिया ही मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए दिया क्योंकि उसने ये बात कही थी कि सोशल मीडिया में न्यायाधीशों पर भी तमाम टिप्पणियां की जाती हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका भी अभी अपने अहंकार और ईगो से अलग नहीं हुई है। उसे एक व्यापक दायरे में लोकतंत्र के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए मीडिया को भी अपनी ही तरह कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने का कॉल करना चाहिए। तब जाकर के हमारा लोकतंत्र वास्तव में एक आदर्श लोकतंत्र होगा, एक परिपक्व लोकतंत्र होगा और एक ऐसा लोकतंत्र होगा जो पूरी दुनिया के लोकतंत्रों के लिए एक मिसाल लोकतंत्र साबित होगा। दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं ये अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी सुलगते सवाल पर और बिलखते बवाल पर मैं पुनः आपके समक्ष आऊंगा। इजाजत दीजिए। नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, शब बखैर।